हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने सॉल्वेंट पोलैरिटी, देन उसके बाद मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो हमने स्टडी किया था, जिसमें पहला जो पॉइंट था दैट इज़ वन सेकेंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट दैट इज़ द बी पॉइंट, सॉल्वेंट पोलैरिटी दैट इज़ द सी पॉइंट। ठीक है, और हमने ए पॉइंट स्टडी किया था दैट इज़ द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, हमने ये फैक्टर्स देखे थे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट जो था दैट इज़ द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, देन सेकेंड जो है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, एंड थर्ड जो है दैट इज़ द सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो ये हमने देखा था। और आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो डीहाइड्रो हैलोजनेशन में ही समझ में आता है कि डी ई दैट इज़ नथिंग बट द रिमूवल ऑफ व्हाट हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीहाइड्रो हैलोजनेशन, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन को एक साथ रिमूव कर रहे हैं, मतलब हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ जब हम वहाँ पे दिया एलिमिनेशन रिएक्शन में कि व्हेन अल्किल हैलाइड हैविंग एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन इज बॉइल्ड विद अ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट अंडरगोज द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन आइटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्किन। वहाँ पे दिया है कि जब, अब सबसे पहले पॉइंट ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन हम उसको बोलेंगे जैसे हमारे पास दो कार्बन अटैच है। ठीक है, उस कार्बन में सपोज एक हमारा फंक्शन ग्रुप है हैलोजन, तो जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसके बाजू में जो कार्बन अटैच होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में हमारा हैलोजन अटैच है, ठीक है, और उसके बाजू में दो कार्बन अटैच है, एक पे हाइड्रोजन है और दूसरे पे भी अगर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उस केस में ये जो है जिस पे हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन हमारा अल्फ़ा कार्बन हो जाता है। ठीक है, और जिस पे हैलोजन मतलब जिस पे हाइड्रोजन अटैच है वो भी कौन सा, अल्फ़ा कार्बन के बाजू वाला कार्बन जिस पे हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन, एंड बीटा कार्बन एंड दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोजन। इवन इस साइड का जो अल्फ़ा कार्बन है उसके बाजू वाला एक और एक कार्बन है उसके बाजू में, तो उसको भी हम बीटा कार्बन बोलेंगे, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। और हमारे अल्कोहल में बीटा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, तब जाके वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होना पॉसिबल है। क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन चाहिए हमें, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो बीटा कार्बन पे है, और बीटा कार्बन किसको बोलेंगे, जो अल्फ़ा कार्बन के बाजू में है, और अल्फ़ा कार्बन किसको बोलेंगे, जिस पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इस चैप्टर में आपका फंक्शन कौन सा है, हैलोजन। ठीक है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एक्स। अगर आपका हैलोजन वहाँ पे अटैच है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ अल्फ़ा कार्बन, और उसके बाजू में जो भी कार्बन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बीटा कार्बन बोलेंगे, उस पर जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उस कार्बन पे उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, तो हमें इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, बीटा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है उस अल्किल हैलाइड में, तब जाके हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो अब जब अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम उसको क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, बॉइल करेंगे। ठीक है, तो आपका अल्किल हैलाइड जनरल रिएक्शन को स्टडी करना है, तो अल्किल हैलाइड मतलब कार्बन कार्बन एक्स, ये आपका अल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, हम जनरल में लिख सकते हैं, हम ऊपर भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद अल्कोहलिक दैट इज़ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक मीडियम है तो आपको नीचे अल्कोहलिक लिखना नेसेसरी है, अदरवाइज़ उसके मार्क्स नहीं मिलते। मतलब डायरेक्टली कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लिखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिएजेंट चेंज हो गया, अगर हमने अल्कोहलिक का एक्वस कर दिया तो रिएक्शन में चेंजेस आते, प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि अल्कोहलिक मीडियम है तो वो लिखना ज़रूरी है, एक्वस मीडियम है तो वो भी लिखना ज़रूरी है। इसलिए हमने एक अल्किल हैलाइड लिया,
और अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल के लिए ALC लिखा है मैंने, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब हम इनको बॉयल करेंगे और स्पेशली ये जो कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है, और उसके बाजू वाला कार्बन जो वो बीटा कार्बन है, और बीटा हाइड्रोजन वाला ही हमें कंपाउंड अल्किल हैलाइड लेना है जिसको हम बॉयल करेंगे बीटा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जब उसको हम बॉयल करेंगे तो इट अंडरगोज द एलिमिनेशन रिएक्शन, किस में जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन आइटम से ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा और अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन चला जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, ये जो H है तो हमारा जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें पोटेशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और OH माइनस आयन ये निगेटिव है, एंड OH माइनस आयन एक्ट एज अ बेस, मतलब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक in नेचर होता है, इसलिए हम उसको बेस भी बोलते हैं। और उसको जनरल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम B ये सिंबल यूज़ करते, कैपिटल B, उसके ऊपर एक लोन पेयर दिखाते हैं, दैट गिव्स द बेसिक नेचर। तो यहाँ पे ये जो K+ है दैट जॉइन विद द OH माइनस, K+ किसके साथ जॉइन होगा, H+ एंड OH माइनस, ये दोनों जॉइन होंगे तो आपको पता है इट गिव्स अ वाटर दैट इज़ H2, ठीक है। H2 हमें वहाँ पे मिलेगा। देन जो K बचा है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी अल्फ़ा कार्बन से आपका हैलोजन रिमूव हो रहा है, तो अल्फ़ा कार्बन का हैलोजन और ये K+ जो है दैट गेट जॉइन, इट फॉर्म्स अ KX दैट इज़ पोटेशियम हैलाइड, ठीक है। अब K से भी कुछ भी रह सकता है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। आपको रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। इन जनरल रिएक्शन देखो, आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा ना लेते हुए इन प्लेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे क्या लिया है, बेस लिया है, जनरल रिप्रेजेंट करने के लिए बेस लिया है, अल्किल हैलाइड लिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेस मतलब सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये पूरा ना लेते हो, हमें अगर सिर्फ बेस लेना है तो हम सिर्फ OH माइनस आयन ले सकते हैं अपने रिएक्शन में। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे B दो लोन पे दिखाई है, दैट इज़ नथिंग बट द बेस, दैट इज़ नथिंग बट द OH माइनस आयन इन दिस रिएक्शन। नाउ यहाँ पे ये बेस क्या करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेस क्या करेगा, ये बेस जो है वो यहाँ के हाइड्रोजन को, ये जो बीटा हाइड्रोजन है उस बीटा हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर उसने बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसने अगर इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये बेस और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ से निकल जाएंगे, बेस और हाइड्रोजन, और ये निकल गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गई तो देखो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं कि रिएक्शन कैसे होगी। ये आपका बेस है जिसके ऊपर लोन पेयर है, प्लस ये आपका अल्किल हैलाइड, वो भी जनरल फॉर्म में ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन बता दूँ जैसे आपकी बुक में है वैसे ही, ठीक है। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस जो है ये इस हाइड्रोजन को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, अगर ये हाइड्रोजन निकलता तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, अगर ये H+ के फॉर्म में निकला, ठीक है, तो ये वाली हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये बॉन्ड छोड़ के जाएगा। अगर ये बॉन्ड छोड़ के गया तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल का डबल हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, बॉन्ड लेके नहीं जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब हैलाइड जो है वो H- के आयन के फॉर्म में निकलेगा, ये B और H+ दोनों जॉइन हो जाएंगे BH के फॉर्म में, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे और हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और हमें यही प्रोडक्ट चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एज अ अल्कीन। तो यही आपको जनरल रिएक्शन दी, ठीक है। इस रिएक्शन में हमने ये बेस हाइड्रोजन का निकाल लेगा, ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन का कन्वर्जन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ये बेस जाएगा हाइड्रोजन से तो BH निकलेगा, हाइलाइट जो है वो X- आयन के फॉर्म में निकलेगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल का जनरेशन होगा, मतलब वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एज हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रोलाइजेशन। इस रिएक्शन में
हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हैलोजन निकल रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजेनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन। नाउ देखो, इफ देयर आर 2 और मोर नॉन इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन एटम इन हैलाइड देन दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारी रिएक्शन में ना, इसके पहले बता था कि अगर सेंटर में आपका अल्फा कार्बन है जिस पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस पे आपका हैलोजन अटैच है, उसके आजू बाजू में अगर 2 कार्बन है तो वहाँ पे आपको 2 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब 2 अगर बीटा हाइड्रोजन है तो आपको 2 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या फिर मतलब उस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। दस 2-bromobutene on heating with alcoholic potassium hydroxide gives a mixture of but dash 1 dash ENE, that is butene 1 butene and but dash 2 dash ENE, मतलब 2 butene। अगर हम 2-bromobutene इस अल्किल हाइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 2-bromobutene आपको रिएक्शन दी है, 2-bromobutene दैट इज़ ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन रहेंगे, ठीक है। और 2 ब्रोमो है, मतलब सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन तो अटैच रहेगा ही, ठीक है। एंड CH3, ठीक है। ये हो गया आपका CH3 CH2 CHBr CH3, आप बुक रेफर कर सकते हो। तो ये जो कार्बन है वो है आपका अल्फ़ा, और ये कार्बन हो गया बीटा, और ये भी कार्बन हो गया बीटा। तो हमारे पास 2 बीटा कार्बन हो गए, ठीक है। और दोनों का नेचर तो अलग अलग है, क्योंकि एक कार्बन मतलब एक जो साइड वाला ये जो कार्बन है बीटा 1 कार्बन है बीटा 2 कार्बन, तो बीटा 1 कार्बन जो है उसमें CH2 है और बीटा 2 कार्बन में CH3, तो ऑब्वियसली, और ये जो बीटा 1 है वो अगेन फिर से एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका नेचर उसका नेचर अलग हो गया। तो इसकी वजह से हमें 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। अब ये 2 प्रोडक्ट आपको नीचे दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे रिएक्शन दी है, ये आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन है, सॉरी ये आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन है। इस 2-ब्रोमोब्यूटेन में आपको 2 बीटा कार्बन है, ये आपका अल्फ़ा जो आपको दिख रहा है सिंबॉलिक फॉर्म में, ये बीटा 2 और ये बीटा 1, मतलब इसको बीटा 1 कंसिडर किया, इसको बीटा 2 कंसिडर किया, और ये आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको ब्रोमीन तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकलता है तो यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ और यहाँ का Br भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में। तो ये देखो आपको यहाँ पे दिया है, मतलब CH3 एज इट इज़, CH2 एज इट इज़, फिर CH, ठीक है। Br तो निकल गया और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ का हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे CH, यहाँ से Br रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव हो गया, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन, यहाँ से अगर देखा तो ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, ठीक है। इस और 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए डबल बॉन्ड है, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटीन आता है। बट डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे, बट को अलग करेंगे, ENE को कट करेंगे, बीच में डालेंगे 1, मतलब बट डैश 1 डैश ENE। दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट में हम ये बाजू वाला बीटा कार्बन लेंगे, तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका कन्वर्जन CH में होगा, CH तो जैसे कि वैसे रहेगा, फिर CH बचेगा, ठीक है। यहाँ का Br रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का Br रिमूव होगा तो यहाँ पे सिर्फ बचा CH, ठीक है। और बाजू में आएगा आपका CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 बैलेंस होती है, इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ का हाइड्रोजन सॉरी यहाँ का बीटा का हाइड्रोजन निकला है, बीटा का हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फ़ा का हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का हाइड्रोजन ये दोनों निकल गए, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आपको ये टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब CH एज इट इज़, CH2 से एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो CH डबल बॉन्ड, Br निकल गया CH एंड बॉन्ड CH, इस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो पहले प्रोडक्ट में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए बट डैश 1 डैश ENE, और सेकेंड केस में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, सॉरी ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन के बाजू में डबल बॉन्ड है, इसलिए वो बट डैश 2 डैश ENE, ऐसे हमें 2 प्रोडक्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, ओके।
ऐसे हमें यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिले, 2 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो जनरली जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन के आजू बाजू में, जैसे अगर मैंने अल्कीन को ड्रॉ किया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो जितनी ज़्यादा, जैसे हमने फर्स्ट टाइम अगर एक H निकाला तो इसको R कर दिया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर से हमने सेकेंड इसमें इस H को निकाल के इसको R कर दिया, तो ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर हमने इसको निकाल के फिर नेक्स्ट इसमें इसको भी R बना दिया, तो ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हमने इसका H निकाल के इसको भी R में कन्वर्ट कर दिया, R की जगह पे H को रख दिया, मतलब H को निकालेंगे और R को डालेंगे, तो ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया था। जितना ज़्यादा वो सब्स्टिट्यूट रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी शो करता है। तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी गिवन है यहाँ पे, देखो आपको कौन से दिया और ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है। जनरली जब ऐसा होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो जो इक्वल प्रोपोर्शन में तो होती ही नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, एक प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनेगा, तो फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये सब कन्फ्यूजन जब था, जब एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी हो रही थी, तो एक रशियन केमिस्ट था सेटजिप, उसने एक एम्पिरिकल रूल फॉर्मुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग इन डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है, इन डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्किन। प्रीफर्ड प्रोडक्ट कौन सा अल्किन रहेगा, विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। जिस अल्किन में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन निकल के जहाँ पे R अटैच होगा, मतलब अल्किल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, वो अल्किन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया। इन डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में प्रीफर्ड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, हम कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे, द अल्किन विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। जिस अल्किन में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन को, उसको हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे और वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं मिक्सचर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमें अभी रिएक्शन जो मिली है, तो उसमें अपने 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक बट डैश 1 2 यूनी, ठीक है, और एक बट डैश 1 यूनी। उसमें से जो बट डैश 2 यूनी जो है वो प्रीफर प्रोडक्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एज कम्पेयर टू बट डैश 1 यूनी। ठीक है, और उसकी वजह से वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है और ज़्यादा स्टेबल है। तो सेटजिप एलिमिनेशन इज प्रीफर्ड फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबलाइज अल्किन ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सेटजिप्स का जो एलिमिनेशन है वो क्या प्रीफर करता है, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, मोर हाईली स्टेबलाइज अल्किन ड्यूरिंग एलिमिनेशन, मतलब ज़्यादा जो स्टेबल अल्किन होता है उसका वो फॉर्मेशन करता है ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में से ये जो 2 मिला है, तो यहाँ पे देखो बट डैश यूनी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए। और बट डैश 1 यूनी में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन जैसे कि वैसे ही है। यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 अल्किल ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे 1 अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है, ये एक और ये 2 है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे बट डैश 2 यूनी में, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और हमें एक ऑर्डर दिया है सब्स्टिट्यूशन का R2C डबल बॉन्ड C2, मतलब मैंने अभी इसके पहले बताया था कि दोनों हाइड्रोजन निकल के दोनों आ रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल, दोनों मतलब एक हाइड्रोजन चारों अल्किल ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में चारों R है, मतलब चारों हाइड्रोजन को निकाल के चारों R रख दिए तो वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन कम है तो उससे कम स्टेबल। ठीक है, अब कम करते जाएंगे, मतलब चारों R है तो ज़्यादा स्टेबल, 2 R है, 2 R 3 R है, मतलब एक साइड में 2 R और एक साइड में 1 R, तो वो स्टेबल है। और दोनों साइड में अब एक कन्फ्यूजन अगर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 R है, 2 R अगर एक साइड में है तो भी वो स्टेबल है, या फिर 1 R इस साइड में है और 1 R इस साइड में है कार्बन के, तो भी वो स्टेबल है और दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। और एक ही R है तो वो सबसे लेस स्टेबल। तो जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप, जितने ज़्यादा R रहेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के आजू बाजू में, उतनी वो स्टेबिलिटी शो करेगा। समझ में आया? तो इस वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच।